सो हाई एवरीवन, इट्स मी अंशिका दिस साइड एंड आज का मेरा प्लान था कि मैं अपने इंग्लिश का मॉक पेपर सॉल्व कर लूँ प्लस अकाउंट्स और बिजनेस की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी मार्क कर लूँ। सो सबसे पहले मैं जब ओसवाल की बुक से अपनी क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो मुझे पता चला कि मेरे पास जो बुक आई हुई है इसकी सारी प्रिंटिंग गलत है, क्योंकि जो मैं मॉक पेपर सॉल्व करी थी उसमें पूरे प्रॉपर 50 क्वेश्चन नहीं थे और प्लस बीच में से कुछ पेजेस भी मिसिंग थे। सारी प्रिंटिंग वगैरह सब बेकार हो रखी थी इस बुक में जो मेरे पास रिसीव हुई है। सो इस चीज़ को देखकर आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग स्टडी से रिलेटेड कुछ भी परचेज़ कर रहे हो तो उसको ऑफलाइन ही कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट है। बिकॉज़ हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम लेफ्ट है और अगर आपको ऐसी बुक्स रिसीव होंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा एक्सचेंज रिटर्न वगैरह में। बट स्टिल मैंने मैनेज कर लिया, एक मॉक पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए एंड मेरा मेन फोकस टाइम मैनेजमेंट पर था कि मैं एक मॉक पेपर कितने टाइम में कंप्लीट कर लूँगी। बट मुझे टाइम को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज उसमें कंप्लीट क्वेश्चन नहीं थे एनीवेज। एंड मॉक पेपर कंप्लीट करने के बाद मैंने सुनील सर की शेयर्स वाले चैप्टर की वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में समझाया था। एंड गाइस ट्रस्ट मी, इतनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जितने भी मैंने क्वेश्चन किए थे मुझे सारे समझ आ गए अच्छे तरीके से। एंड इस वीडियो के बाद मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी देखे थे तो उसमें मेरे सारे क्वेश्चन हो गए थे। बट मुझे शेयर्स वाले चैप्टर में एक पार्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, लाइक किसी को शेयर्स अलॉटेड हैं बट उसने अलॉटमेंट या कॉल मनी पर पेमेंट नहीं की है और उसकी कुछ एडवांस पेमेंट भी आ रखी है एट्सेट्रा। सब चीज़ की कैलकुलेशन करना वहाँ पे मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन लगती है। पहले आपको निकालना पड़ेगा कितना उसने अमाउंट दे रखा है पहले से, फिर कितना देना था। एंड इसी रीज़न से मेरे लिए पूरी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और मुझे इसी वजह से अपना ये शेयर्स वाला चैप्टर बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि इसमें एंड में इस तरीके के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जिसमें मेरी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है। देन मैंने पीडब्ल्यू के चैनल से, जो उनका स्पेशली सीयूईटी वाला चैनल था, वहाँ से बिजनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ किए थे जिसके आंसर्स मैं आपको आगे शो करूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें मिस्टेक की थी वहाँ पर। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सबसे ईजी क्वेश्चन में ही सबसे ज़्यादा मिस्टेक की थी। मतलब जो बहुत ही ज़्यादा ईजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं मेरी सारी मिस्टेक्स मेजरली वहीं पे ही हुई हैं। एंड प्लॉट ट्विस्ट ये कि मेरे साथ ये अभी से नहीं, बहुत पहले से ही होता आ रहा है। जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से आती है उसी में ही मेरी सबसे ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है और वहीं पर मेरी कैलकुलेशन वगैरह सब चीज़ की मिस्टेक वहीं हो जाती है भाई। एंड ये जो मैं क्वेश्चन करी थी सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी थे, बट मुझे सबसे अच्छा पार्ट यहाँ पे केस स्टडी का पार्ट लगा, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से पैराग्राफ दिए थे और अगर आप केस स्टडी ना भी पढ़ो तो उसके आंसर आप डायरेक्टली कर सकते हो। मतलब इतने अच्छे क्वेश्चन थे एंड इसीलिए मैं केस स्टडी करने से पहले क्वेश्चन सबसे पहले रीड कर लेती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको केस स्टडी पढ़ने पर ही आंसर आएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आप आंसर इजीली दे सकते हो और आपको केस स्टडी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने वही चीज़ की थी, पहले मैंने क्वेश्चन देखे देन उसके बाद ही केस स्टडी देखी थी। तो क्वेश्चन पढ़ के ही सबसे पहले आंसर आ गए थे तो केस स्टडी पढ़ने की इतनी नीड नहीं थी, बट स्टिल मैंने उसको बाद में पढ़ लिया था। एंड बिजनेस के पेपर में टाइम सेव करने का सबसे अच्छा मेथड यही है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लो देन उसके बाद ही केस स्टडी पर ध्यान दो। एंड ये थे मेरे क्वेश्चंस के आंसर जो कि मैंने यहाँ पे टिक किए थे एंड ये बहुत ही ईजी थे। कोई भी मुझे जज मत करना आंसर के अकॉर्डिंग कि बहुत ईजी था तुम्हारा कैसे गलत हो गया वगैरह, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे क्वेश्चन गलत हुए मेरी सिर्फ क्लमसीनेस की वजह से, बाकी कुछ भी नहीं था, क्योंकि बहुत ही ईजी पेपर था। मैं 50 आउट ऑफ 50 कर सकती थी इसमें, बट स्टिल हो जाता है यार, कोई बात नहीं। एंड ऑल्सो आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं इंग्लिश में आरसीज़ की प्रैक्टिस के लिए कौन सी प्लेलिस्ट फॉलो कर रही हूँ। सो हियर इट इज़। एंड मैं यहाँ पे रुबाइका मैम की ये सीरीज़ फॉलो कर रही हूँ। आप प्लेलिस्ट का नाम वगैरह देख के सर्च करें ना, यहाँ पे आपको रीअरेंजमेंट और आरसीज़ के क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड ये दोनों ही टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी इन्हीं टॉपिक्स में होता है, तो इनको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑल्सो मैंने अपने डेली रूटीन में ऐड किया है कि मैं इन दोनों टॉपिक को तो प्रैक्टिस करूँ ही, प्लस अपने मॉक पेपर्स को भी सॉल्व करूँ, क्योंकि जब तक हम मॉक पेपर और पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कुछ भी एनालाइज नहीं होने वाला, पता नहीं चलेगा किस टाइप का पेपर आता है और किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट होगा। तो ये चीज़ें करना मस्ट है, तो इनको तो बिल्कुल भी मत भूलना। एंड वो कैप की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को रूट वर्ड बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इफ़ आप लोगों को वो कैप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि मतलब याद नहीं हो पा रही है वो कैप्स, क्योंकि मैंने देखे थे कमेंट्स वगैरह आप सबके, तो उसको रूट वर्ड के थ्रू अगर आप रिवाइज़ करोगे तो वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, उससे आपको बहुत ही लंबे टाइम के लिए वो कैबलरीज रिवाइज हो जाएंगी एंड एटलीस्ट आपका पेपर तक तो काम चल ही जाएगा। प्लस इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारा नेशनल इनकम वाला चैप्टर है उसमें एक एडिशनल टॉपिक ऐड हुआ है सीयूईटी के सिलेबस में, वो आपको संदीप गर्ग वाली बुक में मिल जाएगा। तो वहाँ से अगर आपको इसको रीड भी कर लोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे तो 12th में नहीं था बट स्टिल मैंने इसको 12th में पढ़ लिया था, तो मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से याद है। बाकी आपको इस पर वीडियो मिल जाएंगे अगर आपको समझना है तो। एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में भी बैंकिंग रिफॉर्म्स करके कुछ नया टॉपिक ऐड हुआ है, तो मुझे उसकी वीडियोस कहीं नहीं मिल रही है। अगर आप लोगों को पता है तो रिकमेंड कर देना, मैं वहाँ से जाके चेक कर लूँ, क्योंकि मुझे उस टॉपिक को पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी नया टॉपिक है, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। So that's all guys, I hope you liked this video. Thank you so much for watching, subscribe for more and God bless you.